वैसे तो देश के अधिकांश राज्य मुख्यालयों पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, लेकिन लगभग 5 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मैं इस देश की राजधानी दिल्ली के राज्य मुख्यालय में बैठकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। यह पहला अवसर है जबकि आज आप सभी प्रेस के मित्रों के बीच इस पार्टी के राज्य के मुख्यालय पर मैं उपस्थित हूं। मेरी तरफ से आप सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। और वैसे तो यहाँ की चहल पहल देखने से ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनना बिल्कुल तय हो चुका है। वो तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस दिल्ली में तय किया था 10 दिन 10 इरादे, यानी 10 दिन तक लगातार भिन्न भिन्न मुद्दों पर प्रेस वार्ता होगी और जनता तक अपने मुद्दों के संबंध में जो हम संदेश देना चाहते हैं अथवा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है और सरकार आने पर जिसे हम करेंगे वो हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह भी मानना है कि जनता से कभी केवल नेगेटिव मैंडेट नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जनता से स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि हमको वोट मांगना है तो पॉजिटिव मैंडेट के आधार पर मांगना चाहिए। इसी अपनी एक हेल्दी अप्रोच, हेल्दी थिंकिंग जो हेल्दी डेमोक्रेसी की होती है, उसी आधार पर 10 दिन और 10 इरादे का एक यह कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया था। आज ये कौन सा दिन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगातार विगत 17-18 दिन से मैं अन्य राज्यों के दौरे पर था और डॉक्टर साहब ने पहले ही बात की थी, विजय गोयल जी ने बात की थी कि आप किस दिन उपस्थित रहेंगे। तो आज मुझे रहना था, दिल्ली में कुछ सार्वजनिक सभाएं हैं, इसलिए एक इरादा लेकर आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं कि 21वीं सदी के प्रारंभ में ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अपना इरादा व्यक्त किया था कि हम 21वीं सदी के जो पहले 2 दशक के अंदर ही हम भारत को एक विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। और जो अटल जी का इरादा था भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का, उसमें उनकी सोच यह थी कि समाज के सभी वर्गों का विधिवत विकास होना चाहिए, सभी इनकम ग्रुप के लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। सबका कंट्रीब्यूशन इस देश के विकास में होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार विगत 10 वर्षों से जो केंद्र में है उसे नहीं कर पाई। 15 वर्षों से दिल्ली में भी उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। केंद्र में और राज्य में दोनों में एक ही सरकार होने के बावजूद इस देश की राजधानी का जैसा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी का जो ऑब्जर्वेशन है इस दिल्ली के बारे में, तो उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि न तो दिल्ली लवेबल रह गई है और न तो लिवेबल रह गई है। ठीक है, दिल्ली को हम भले ही मानते हों कि दिल्ली एक आधुनिक शहर है, हम आधुनिक शहर इसे बनाना चाहते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, हमारी सोच है। लेकिन इस सच्चाई को अभी हमको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर लगभग कई जे क्लस्टर्स हैं, सैकड़ों की संख्या में। अब उनकी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोर देन 600 है अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मेरी जानकारी है। यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 30 लाख और लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं। वैसे हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण इस प्रकार के संकट पैदा हो रहे हैं वो माइग्रेशन की है। माइग्रेशन गांवों से जो शहरों की तरफ होता है उसके लिए मैं गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज को ही पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूं। केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं उनके कारण और राज्य सरकारों की भी जो गलत नीतियां होती हैं उनके कारण ही माइग्रेशन तेजी के साथ होता है। हमारे देश में भी यह माइग्रेशन बहुत तेजी के साथ हुआ है। बहुत सारे बड़ी संख्या में माइग्रेटेड लोग यहाँ पर भी हैं। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि दिल्ली में जो माइग्रेंट्स हैं
भले ही कांग्रेस इन माइग्रेंट्स को दिल्ली के लिए बोझ मानती हो, लेकिन मैं यह मानता हूं कि माइग्रेंट्स का भी दिल्ली के जीडीपी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और एक यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया एंड इट्स सोशल इंटीग्रेशन, एक रिपोर्ट में कहा है कि जीडीपी में जो माइग्रेंट्स हैं दिल्ली में, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, वो अप्रॉक्सीमेटली 10%, 11% और 12% के आसपास है। लेकिन यह जो माइग्रेंट्स हैं, इन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन विडंबना यह है कि दिल्ली में 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद इन प्रवासियों को, इन माइग्रेंट्स को जो सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, वह यहाँ की कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई है। और इनकी समस्याओं को सुलझाना, यह भारतीय जनता पार्टी इसे आवश्यक मानती है। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि दिल्ली में अपनी सरकार बनने के बाद हम लोग एक माइग्रेंट्स कमीशन बनाएंगे, प्रवासी आयोग बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। यहां पर ऐसे सारे माइग्रेंट्स हैं लाखों की संख्या में इस दिल्ली में, वहीं पर हम इसे नहीं भूल सकते हैं कि आज इस दिल्ली में लगभग 369 ऐसे गांव भी हैं और अधिकांश गांव अब शहरों से घिर चुके हैं। विडंबना यह है कि उन गांवों में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, उन बुनियादी सुविधाओं का भी विकास नहीं हो पाया है। बुनियादी हमारी सुविधाएं क्या होती हैं? बिजली, पानी, सड़क, सीवर, इन सब सारी सुविधाओं का जो डेवलपमेंट अब तक हो जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। यह चिंता का विषय है। और साथ ही साथ यह भी मैं मानता हूं कि गांवों की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। गांवों की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन जमीन की उपलब्धता कम है। जमीन की उपलब्धता कम है, तो इसके लिए भी सरकार को जो कुछ भी विचार करना चाहिए, सरकार ने नहीं विचार किया। मैं जानता हूं कि दिल्ली में जितने गांव हैं, ग्रामवासियों की यह मांग रही है कि लाल डोरे का क्षेत्र बढ़ाया जाए, लेकिन 15 वर्षों से इस लाल डोरे का क्षेत्र बढ़ा नहीं है। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलते हुए यह सवाल मैंने संसद में खड़ा किया था। और उस समय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश ने भी यह आश्वस्त किया था कि नहीं, हम इस संबंध में निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट तो पारित हो गया, अमेंडेड, लेकिन उसमें लाल डोरे का जो प्रोविजन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गांव की आबादी को भी आवासीय व्यवस्था के लिए भी जमीन उपलब्ध हो सके, इसलिए हम लाल डोरे का क्षेत्र बढ़ाएंगे। एक समस्या दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 की है। इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है, भूमि की उपलब्धता भी जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हो रहा है वह तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 को फार्मर फ्रेंडली बनाए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली में गवर्नमेंट बनने के बाद इस दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 54 को हम लोग इसे फार्मर फ्रेंडली बनाएंगे। एक झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप सभी जानते हैं क्या जेजे क्लस्टर्स कितने हैं? लगभग जैसा मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 600 जेजे क्लस्टर्स। और इन झुग्गी झोपड़ियों में भी अधिकांश विस्थापित लोग हैं।
या हमारे असंगठित मजदूर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे जो मजदूर हैं बड़ी संख्या में मिलेंगे। रेहड़ी वाले मिलेंगे, रिक्शा चालक मिलेंगे, ऑटो चालक मिलेंगे, फैक्ट्रीज में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, दुकानों के ऊपर काम करने वाले मजदूर 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद जाकर झोपड़ी में इस तरीके से अपनी जिंदगी भर गुजर बसर करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कांग्रेस को इन गरीबों की, इन उपेक्षित लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति जितना संवेदनशील होना चाहिए वो सरकार संवेदनशील नहीं रही है। और मैं तो यह महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर जो एक सेंसिटिवनेस होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। कांग्रेस ने जब भी राजनीति की है केवल इस बात की चिंता की है कैसे हमारी सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। तो इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील है। इसलिए हमने फैसला किया है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का यदि विस्थापन होता है तो विस्थापन होने के बाद उन्हें कंपनसेशन मुहैया कराया जाना चाहिए। और इसीलिए एक योजना के संबंध में भी विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि हमारी योजना क्या होगी, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास जो है कर सके। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी पुनर्वास योजना सरकार बनने के बाद हम बनाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी पुनर्वास योजना। अब यह अटल बिहारी वाजपेयी पुनर्वास योजना यदि हम बनाएंगे तो साथ ही साथ उन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए हो सके, इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी। अब तक यहाँ के जीडीपी में यह सब सारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अथवा जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है यह कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार उन्हें कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने एक कौशल विकास केंद्र यानी ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सेंटर जगह जगह खोलेंगे ताकि उनके अंदर ऐसी स्किल डेवलप की जा सके यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कोई वो करना चाहते हो तो स्वरोजगार अपना चला सकें। और यह भी सोचा है जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वैसे ही अनधिकृत कॉलोनियों का भी एक विकास प्राधिकरण तैयार किया जाए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह भी बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में तो पहले से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे विजय गोयल जी ने पहले से भी इन्होंने मांग की है, भारतीय जनता पार्टी इसके पहले से भी करती रही है। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हम रेगुलराइज करेंगे। यह आश्वासन तो कांग्रेस ने भी दिया था, शीला दीक्षित ने भी दिया था, यहां तक कि 2008 के असेंबली इलेक्शन में दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों की आंखों में धूल झोंका है यहाँ के मुख्यमंत्री ने, और एक भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं किया है, बल्कि शायद कोई एक कौन सा पेपर दे दिया था, क्या बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था, और उस समय लोगों को गुमराह किया था। लेकिन इतना मैं जरूर दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के वर्ड्स और डीड्स दोनों में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट इस देश में पैदा हुआ है, जिसे हम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अन्य देश की समस्याओं को अपने लिए एक चैलेंज मानती है, चुनौती मानती है, वहीं पर भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को भी हम चुनौती मानते हैं।
और मैं यह भी बतलाना चाहूँगा यहाँ पर कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है, जो कुछ भी कहा है, हम देखेंगे कि टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से सारे अपने वादों को हमारी सरकार उसे पूरा करेगी। इसलिए जिन जिन भी राज्यों में सरकारें हैं, हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन यह प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा, यह जानने की यह कोशिश करेगा कि जो जो जनता से वादे किए गए वह वादे समय सीमा के अंदर पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समय सीमा के अंदर पूरे हों, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं। मित्रों, इस समय देश के 5 राज्यों में असेंबली के चुनाव चल रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव, और मैं 5 राज्यों में लगभग 50 से अधिक हुए होंगे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। जनता के मूड को देखने का, समझने का मुझे अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, और केवल जो सर्वे एजेंसीज हैं अथवा जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उस आधार पर ही मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमने भी जो धरातल पर जाकर जनता का मुंह देखा है सभी राज्यों में, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। यह इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि इन 5 राज्यों के अतिरिक्त देश के दूसरे राज्यों में भी जैसा माहौल है, उससे लगता है कि जनता इस समय परिवर्तन के मूड में है, वो परिवर्तन देखना चाहती है। कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट का फेल्योर जो हर फ्रंट पर रहा है, उससे लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हमारे हौसले को तोड़ दिया है। हम जनता को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आपके टूटे हुए हौसले को भारत में यदि पुनः कायम यदि कोई राजनीतिक पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, मेरी तरफ से बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने जे क्लस्टर्स की बात की है। जी, आज भी जे क्लस्टर्स में जो लोग रहते हैं वो आपकी पार्टी को व्यापारियों का पार्टी मानते हैं, संपन्न लोगों का पार्टी मानते हैं, और ऐसे बिल्कुल बीजेपी को गरीबों के इंटरेस्ट के साथ कहीं नहीं जोड़ा जाता है। उनकी चॉइस या तो कांग्रेस है या आम आदमी हमारा परसेंटेज वोट बहुत बड़ा है। ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को क्यों नहीं ओवरकम कर पाई? हाँ, नहीं, इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि राधिका जी भी जे क्लस्टर्स में जाती हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके साथ हम लोगों का भी संवाद होता है, और पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी रुझान जे क्लस्टर्स में रहने वाले और गांव में रहने वाले लोगों की तेजी के साथ बढ़ी है। अभी आ रहा हूँ, मैं सबका सुनूंगा। जी, नो, मैं समझ रहा था कि ये प्रश्न आएगा। पहले प्रश्न का उत्तर दूं, दूसरा भी आपका मैं सुनूंगा। पहले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, यह केवल इस समस्या का निदान केवल किसी राज्य सरकार के द्वारा ही संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि सेंटर की गवर्नमेंट को कुछ इस प्रकार की अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि इस देश के गांव में जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वह बुनियादी सुविधाएं वहां पर मिल सकें। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, यह सब सारी सुविधाएं वहां पर मिल सकें ताकि यह माइग्रेशन जो तेजी के साथ शहरों की तरफ हो रहा है, इस माइग्रेशन को रोका जा सके। और मैं समझता हूं कि 2014 के मई में लोकसभा का भी चुनाव होगा और उसमें हम निश्चित रूप से इस माइग्रेशन को रोकने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी। आप दूसरा एक बार दूसरा सवाल भी सुन लेते हैं, आते हैं फिर। जी, देखिए, इस समय उनका मन टूटा हुआ है, इस समय उनका दिल टूटा हुआ है।
और टूटे हुए लोगों के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश मत करिए। पहले उनके लिए हम करना शुरू करेंगे और आगे फिर क्या करना इसके संबंध में हम विचार करेंगे। टूटे हुए दिल को बार बार चोट नहीं मारनी चाहिए। अगर हम शासन में आए तो हम इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेशी है उनको वापस करेंगे। क्या इस बार अगर आप शासन में आएंगे तो इनके साथ क्या करेंगे आप? नहीं, इतना तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है उस स्टैंड पर हम कायम हैं। पहला काम तो हम ये करेंगे, पहला दिल्ली में जो काम करने की आवश्यकता है, आइडेंटिफिकेशन तो हम निश्चित रूप से करेंगे। अब एक मिनट इधर आ जाते हैं, मैं आता हूँ आपकी तरफ से। जी, इसमें मैं समझता हूं कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी ही बतला पाएंगे और हमको जानकारी इस बात की नहीं है। एक मिनट, आप पूछ रहे थे प्रश्न। कांग्रेस ने इस बार के अपने घोषणा में कहा है कि दिल्ली में चूंकि जमीन बहुत कम है तो एनसीआर रीजन है जो यूपी हरियाणा का जो एरिया है उसके लिए तीनों दिल्ली और एनसीआर रीजन के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक टैक्स सिस्टम, ताकि जमीन को बिल्कुल मैं एग्रीड। एनसीआर के डेवलपमेंट के बारे में भी सचमुच एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। और एनसीआर जब यह कंसेप्ट सबसे पहले आया था सामने तो उसके पीछे यही सोच थी कि भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का भी एक समुचित विकास होना चाहिए, यह एक सोच थी। सर मेरा सवाल एमसीडी में आप सत्ता में जी, एमसीडी में जब एक नगर निगम दिल्ली में तभी आप पावर में थे, अब दोबारा 3 एमसीडी है तभी पावर में। देखिए दिल्ली भर में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक बड़ा रैकेट है, तो आपकी एमसीडी रोक नहीं पा रही, आप दिल्ली सरकार में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, सही कहा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी एमसीडी हैं उनके पास जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जितना होना चाहिए इन सब सारी चीज़ों को लागू करने के लिए, वह फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर न तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और न सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। इस कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान एमसीडी चाहते हुए भी नहीं कर पाती है। जी हाँ, बोलिए। हाँ जी, देखिए, वैसे काली पोतना अथवा किसी को जलील करना यह भारतीय जनता पार्टी की शैली नहीं है। और इस संबंध में स्वयं विजय जोली ने स्व की प्रेरणा से, सेल्फ इंस्पिरेशन जिसे कहें, उन्होंने मुझसे मिलकर अनकंडीशनल अपॉलजी की है। मैंने बिना शर्त उन्होंने खेद व्यक्त किया है, क्षमा याचना की है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जज्बात और भावनाओं में आकर, मैं जरूर अपने को थोड़ा सा आहत हुआ था इसलिए मैंने किया, मैं इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं। और यह भी उन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष जी, मैं अपना त्यागपत्र भी आपको अपने पदों से मैं देता हूं, पार्टी से नहीं, मैं पदों से त्यागपत्र देता हूं। और स्वयं ही वह बहुत ही आहत थे आज। मैं समझता हूं कि बिना शर्त क्षमा मांगने के बाद अब यह विषय समाप्त होना चाहिए। और ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और केस नहीं, अभी तो हमको मिला है तो उसके बाद देखेंगे क्या करना। लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह भी सोचना चाहिए कि एफआईआर भी हुई है, एफआईआर होने के बावजूद भी उन्होंने क्षमा मांगी है। बेहतर बनाने के लिए सोशल नेटवर्किंग और तमाम चीजें PR वेबसाइट्स के जरिए वो अपनी स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि छोटे मोटे धंधे भी करवाए जाते हैं, दूसरी पार्टी की छवि को खराब करते हैं। वैसे मित्रों, ये दिल्ली से रिलेटेड इश्यूज पर ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं जानता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं अन्य मुद्दों को लेने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग इन सब सारे जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए सवाल है, क्योंकि स्पेस की कमी आप लोगों के यहाँ भी रहती है, तो मुझे आप लोगों की स्पेस की ज़्यादा चिंता है। हम यहाँ की
हाँ, देखिए, इस पर जो कुछ भी बोलना होगा, हमारे स्पोक्स पर्सन जो बोलना होगा वो बोलेंगे। नंबर एक, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्यतः दिल्ली में मैं बहुत कम करता हूँ। एक मिनट, जो भी बोलना होगा बोलेंगे। यदि सचमुच यदि कोई ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि मेरा बोलना आवश्यक है, तो मैं निश्चित रूप से जरूरत हुई तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। दिल्ली में तो आपने मुद्दा बना रखा, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हैं बीजेपी ने, 100 रुपए किलो प्याज और सब्जियां महंगी। सीएम का ये कहना है कि सब्जियां तो सस्ती हो गई, प्याज 25 रुपए किलो आ गई, बीजेपी चिंता प्रचार कर रही है। अरे कहीं कुछ नहीं सस्ता हुआ है। इस कांग्रेस की हुकूमत पे हर चीज महंगी हुई है। यदि सस्ती यदि कोई चीज हुई है तो इंसान की जिंदगी सस्ती हुई है, हर चीज महंगी हुई है। आप बार कह रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपकी शुभकामनाओं से बनाएंगे। आपस में मनमुटाव बहुत ज्यादा चल रहा है। साथ तो बैठे हैं। कैसे सरकार बनाएंगे? ये चेहरा देखने से लग रहा है। हमारे यहाँ के नेतृत्व में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा होती है, दिल्ली में कभी चर्चा हो गई, कभी केंद्र में, इधर उधर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मुझे हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान की जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने देखा होगा इंक्लूडिंग कांग्रेस, सबका अपनी पॉलिटिकल लाइफ में 2 बार 3 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन अकेली पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है जिसका कि अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ काम करने वाले लोग छोटे मन के नहीं हैं, यहाँ काम करने वाले लोग बड़े मन के। बहुत बहुत धन्यवाद।